पानी को लेकर धार में काफ़ी समस्या। अगर बारिश का पानी अगर नहीं आए तो हो सकता है कि धार के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिले। जिला मुख्यालय पे भी जिस हिसाब से हाईटेक सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं यहाँ नहीं है। तो जब धार जिला मुख्यालय पर नहीं है तो जिले की अन्य विधानसभाओं के तो हाल समझ ही सकते हैं आप। अभी घोषणा की है चुनाव लेकर के यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ रहा है, जबकि प्रदेश में जो है वर्षों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अब जाके कह रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है। अब वो बनेगा या नहीं बनेगा, सरकार रहेगी तो बनेगा, अगर नहीं रही तो मुश्किल है। लेकिन स्किल पे यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, इस कारण लोगों का पलायन यहाँ पे बड़ी समस्या है। सारी सरकारों ने आश्वासन दिए हैं, लेकिन मूलभूत जो उसको कागज से जो जमीन पे उतारना था वो कोई भी सरकार नहीं उतार पाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें धार ज़िले में हूँ और धार शहर में हूँ। तो धार ज़िले की जो तस्वीर है उसमें आपको बताएं कि यहाँ 7 जो है विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें जो है 5 जो आदिवासी हैं उनके लिए रिजर्व है, तो 2 सीट जो है सामान्य है। तो आदिवासी बहुल इलाका भी है, इलाका धार और झाबुआ बोला जाता है, तो लिहाजा पूरा जो है डोमिनेशन है अपने किस्म का आदिवासियों का, और यहाँ आदिवासी संस्कृति और जो भी परंपरा है वो डोमिनेट करती है। यहाँ जो तस्वीर है बहुत ही जो है उल्टी हुई है, उलझी हुई है कह सकते हैं। तो इस पर हम इस समय प्रेस क्लब पर हैं। आपको देखिए पीछे प्रेस क्लब की ये बिल्डिंग है और लिखा भी हुआ है। तो मुझे लगा कि यहाँ के पत्रकारों से मिला जाए, उनसे बेहतर जानकारी और कोई दूसरा नहीं दे सकता, क्योंकि तमाम जो इस समय दूसरे जो है जनता के हिस्से हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें सबका अपना अपना पक्ष है, लेकिन पत्रकार है एक अपने तरीके से निष्पक्ष है, ऊपर से नज़र रख रहा है, तो एक अच्छी तस्वीर यहाँ से हमको मिल सकती है। और उसी नज़रिए से देखिए यहाँ हमारे साथ एक पत्रकार जो है सब जुड़े हुए हैं, लोकल यहाँ की स्थानीय। लेकिन शुरुआत मैं आपसे करूँगा, शुभ नाम बताइए अपना। रेणु अग्रवाल। अच्छा रेणु जी, ये 7 सीटें हैं धार की और 5 जो है रिजर्व हैं और 2 जो है सामान्य हैं। अभी तक मैं आऊँगा उस पर, बाद में आऊँगा कि किसको कितना जीत रहा है, क्या कर रहा है। हम शुरुआत करेंगे मुद्दों से। मुद्दे क्या बन रहे हैं धार के? धार जिले में जो मुख्य मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन, ये बड़े मुद्दे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी वर्ग के लोग होते हैं वो मजदूर वर्ग होता है और मनरेगा के तहत उनको काम नहीं मिलता, मशीनरी से काम होता है। तो ये लोग जो है अपने रोजगार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र इधर पलायन करते हैं, मैक्सिमम गुजरात की ओर पलायन करते हैं। और ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ होता है। वही स्वास्थ्य को लेकर हमारे यहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मशीनरी नहीं है, और जिस हिसाब से अस्पताल में सुविधाएं होना चाहिए, जिला मुख्यालय पे भी जिस हिसाब से हाईटेक सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं यहाँ नहीं है। तो जब धार जिला मुख्यालय पर नहीं है तो जिले की अन्य विधानसभाओं के तो हाल समझ ही सकते हैं आप। और रही शिक्षा का स्तर, तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी उतना अच्छा नहीं है। मैं एक महिला हूँ, मेरा ये मानना है कि जब शिक्षक ही एजुकेट नहीं होगा, शिक्षक को ही कुछ नहीं आता होगा, तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या शिक्षा देगा। तो वो जो लेवल है वो कॉलेज तक जाते जाते भी बच्चों का लेवल नहीं होता है, और उसकी कारण जो है यहाँ प्लेसमेंट तो होते ही नहीं है। प्लेसमेंट नाम की चीज़ मुझे लगता नहीं कि बच्चों को कॉलेज में पता होगी कि प्लेसमेंट आते कि नहीं। हाँ, ITI समझ लो या पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्लेसमेंट की बात करें तो वहाँ प्लेसमेंट आते हैं, लेकिन GDC की बात करें, हम बात करें PG कॉलेज की या सरकारी कॉलेजों की बात करें तो यहाँ प्लेसमेंट नहीं होते हैं। और पीथमपुर जैसा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद जो है लोगों का यहाँ से पलायन करना वो एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। तो इस पे भी हम लोग काफ़ी मतलब निकाला कि क्या दिक्कतें हैं, क्यों फैक्ट्रियां धार जिले के लोगों को रोजगार नहीं देती। तो उसके पीछे चीज़ें निकल के आती कि स्किल्ड जो डेवलपमेंट, स्किल्ड होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए, या किसी इंजीनियरिंग के लिए या किसी फैक्ट्री में जो इस स्किल की ज़रूरत है वो मजदूर या लोग जो हैं, युवा हैं, यहाँ के यूथ हैं, वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड डेवलपमेंट की ज़रूरत है और इसीलिए यहाँ रोज़गार नहीं मिलता लोगों को, और मजदूरों की तरह उनको गुजरात पलायन करना पड़ता है। अब बात करें, हम रोजगार की बात कर चुके हैं, पलायन की बात कर चुके हैं, शिक्षा की बात कर चुके हैं, स्वास्थ्य का स्तर ठीक नहीं है। तो ये सब मुद्दों को लेके हमारे यहाँ लोग जागरूक रहते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके हमारे यहाँ वोटिंग होता है।
चलिए अभी मैं आऊँगा फिर और बात करूँगा आगे राजनीतिक। ये जो कुछ मुद्दे गिनाई हैं रेणु जी, इसके अलावा आपको लगता हो कुछ और मुद्दे हैं जिस पर वोटिंग होगी और जनता जो है इस पर अपना जो है मत तय करेगी? नहीं, धार में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, क्योंकि अपना नर्मदा। नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा, जी जी, मैं धार से हूँ। जी। धार में सबसे बड़ी समस्या है पानी की है। पानी को लेके धार में काफ़ी समस्या, अगर बारिश का पानी अगर नहीं आए तो हो सकता है कि धार के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिले, क्योंकि नर्मदा का जल धार में आना था लेकिन वो आ नहीं पाया। किन कारणों से नहीं आ पाया है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या पानी की, और नर्मदा का जल धार में आना चाहिए। अच्छा, ये पानी क्या जो जमीन में पानी है वो भी उसका जल स्तर भी नीचे है? जमीन के पानी का जल स्तर भी काफ़ी नीचे, मतलब 400 फीट का जो ट्यूबवेल है वो जनवरी फरवरी के बाद बंद हो जाता है। तो मुझे तो बताया गया कि यहाँ सोयाबीन की खेती होती है और इस तरह के कपास की खेती होती है, इसको पानी तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें बारिश पे डिपेंड है। अगर बारिश अच्छी होगी तो सोयाबीन की फसल होगी। जैसे इस बार बारिश लेट हुई तो उसके कारण सोयाबीन की फसल हमारे क्षेत्र में ख़राब हुई है। वहीं कपास की जो बात है तो कपास का एरिया जो है वो नर्मदा नदी से लगा हुआ एरिया, वो कपास का एरिया है, तो वहाँ से उसको जो सिंचाई का पानी है वो मिल जाता है। इसके कारण कपास की फसल वहाँ पे हो जाती है। अच्छा, इस पर फिर ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। अगर पीने के पानी तक की समस्या खड़ी हो जा रही है तो इस पर अभी जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, क्या पहल करती रहे या कोई पहल ही नहीं हुई, या बात होती है तो क्या होती है? सारी सरकारों ने आश्वासन दिए हैं लेकिन मूलभूत जो उसको कागज से जो जमीन पे उतारना था वो कोई भी सरकार नहीं उतार पाई है। और जब तक जो सरकार पानी की समस्या को लेके मूल रूप से नहीं आएगी तब तक यहाँ पर ये समस्या बरकरार रहेगी। तो अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें नेता जो आ रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा उठ रहा है, लोग दबाव डाल रहे हैं, इस पर बातचीत हो रही है? नहीं, वो कहते हैं कि हाँ लाना है, नर्मदा का जल लाना है धार में, बस एक नारा दे देते हैं। लेकिन आएगा कब इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। और जब तक नर्मदा का जल नहीं आएगा धार में तब तक धार में पानी की समस्या बरकरार रहेगी। बहुत बड़ा सवाल है। जी, शुभ नाम बताइए अपना। मनीष देवड़ा। मनीष जी, आप तो एकदम यूथ दिख रहे हैं, नई नई पत्रकारिता शुरू हुई होगी। मैं कह रहा हूँ शायद बहुत पहले से हूँ आप। तो क्या यहाँ रोजगार वाला भी सवाल एक बड़ा बता ही रही हैं, देखिए रेणु जी, तो किस तरह का सवाल है, कैसे? मतलब एक तो जो होता है जैसे जो मजदूर हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो एक लेबर की बात है, दूसरा पढ़ा लिखा नौजवान है, स्किल लेबर की बात है। तो ये दोनों कितना परसेंटेज में किस तरह से है? देखिए, धार जिला जो है वो फैक्ट्रियों का हब माना जाता है, क्योंकि फैक्ट्री है यहाँ? जी हाँ। ये किस चीज़ की फैक्ट्री है, क्या क्या है? एक तो पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया है, उसके बाद अल्ट्राटेक जैसा ब्रांड यहाँ पर है मनावर में। कई सीमेंट के उद्योग है यहाँ पर। बदनावर में अभी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आ रही हैं जो लोगों को रोजगार से जोड़ेगी, लेकिन स्किल पे यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। इस कारण लोगों का पलायन यहाँ पे बड़ी समस्या है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ शिक्षा थोड़ी स्किल लेबर हो जाए तो शायद उसके लायक बन जाए, इस तरह कुछ बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्किल पे अगर फोकस करेगा प्रशासन तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं यहाँ के, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाएगा। ये रोजगार ही सबसे बड़ी समस्या है धार जिले की। जो ग्रामीण एरिया में अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पर आप इस हकीकत को करीब से जान पाएंगे। नहीं, तो अब ये जो बाकी जो मजदूर हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं वो ज़्यादा वो भी पलायन करते हैं? बिल्कुल, जो स्किल लेबर है उसके अलावा भी जो मतलब एक ग्राउंड लेवल का जो व्यक्ति रहता है वो भी, उसके लिए भी यहाँ पे रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे भी गुजरात पर ही डिपेंड होना पड़ता है। और अधिकांश लोग यहाँ के जो हैं, ख़ासतौर पे मनावर है, कुक्षी है, गंदवानी है, ये ऐसा ट्राइबल एरिया है जहाँ की पूरी आबादी गाँव में रहती है। और गाँव भी मतलब बहुत बड़ी जगह है। ये तो फलियों में रहने वाले लोग हैं। जो फलिए इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पर 4 घर होते हैं वहाँ पे ये लोग रहते हैं। अच्छा। और पहाड़ों के बीच में रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ जहाँ जब बोनी करनी होती है तभी आते हैं और त्योहारों के वक्त आते हैं। अधिकांश वक्त वो गुजरात में रहते हैं अपने रोजगार के लिए। जी, शुभ नाम बताइए सर। दिनेश सोनवानिया। दिनेश जी, ये जो कह रहे हैं रोजगार वाला सवाल, तो किस रूप में यहाँ है सामने मौजूद? ये बताए कि मतलब एक समस्या बनी हुई है। आदिवासी चूँकि यहाँ रहते हैं तो जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, ये कह रहे हैं स्किल लेबर नहीं डेवलप हो पा रहा है। तो क्या संस्थाएं नहीं हैं जो सरकार को स्कूल देना चाहिए, जो संस्थाएं बनानी चाहिए, बच्चे पढ़ें और डेवलप करें, ये इस वजह से है? जी हाँ, यहाँ पर जो है संस्थाएं नहीं है, जो आपने कहा ना, संस्थाएं हैं। जैसे
औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर बसाया तो वो भी यहाँ से 50 किलोमीटर बसाया है और वो जो है धार जिले में आता है। यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का मुख्यालय सब जो है पीथमपुर का धार लगता है। लेकिन 95% सारे जितने भी बड़े उसके ऑफिस है, जितना भी कनेक्टिविटी वो पूरी इंदौर से है। तो धार के युवाओं को तो वहाँ पर कोई रखते नहीं है वैसे भी, जबकि धार जिले का पीथमपुर है। लेकिन यहाँ का व्यक्ति अगर वहाँ नौकरी मांगने जाता है तो जैसे अगर रिज्यूम पे धार लिखा है तो उसको वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती। यूपी, बिहार मतलब दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जाती है, लेकिन धार के आसपास के क्षेत्र जिले के लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। एक पॉलिसी है। दूसरा अभी जो है नया एक और बनाने की जो कोशिश की जा रही है हथौद में, तो वो भी अभी डेवलप होना बाकी है। दूसरा पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसे विशेष कॉलेज नहीं है जहाँ पर कि इस तरह की पढ़ाइयाँ की जा सके, डिग्री कॉलेज हो। या अभी घोषणा की है चुनावी लेकर के यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ रहा है, जबकि प्रदेश में जो है वर्षों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अब जाके कह रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है। अब वो बनेगा या नहीं बनेगा, सरकार रहेगी तो बनेगा, अगर नहीं रही तो मुश्किल है। तो यहाँ पर इस कारण से जो मजदूर है वो पलायन करता है, गुजरात जाता है, वहाँ से कमाता है, सिर्फ होली और दिवाली मनाने यहाँ आता है। बाकी यहाँ पर जो है लोकल व्यक्ति को, लोकल युवाओं को कोई नौकरी, कोई रोजगार नहीं है। किसी भी कंपनी में आप रिज्यूम पे अगर धार जिला या धार लिखा है उसको जॉब पीथमपुर में नहीं मिलेगा। चलिए, मैं एक और समस्या बात करने के बाद थोड़ा राजनीतिक को कर लूँगा। ये जो अभी आप कह रही थी बातचीत में कि यहाँ जो एक सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा सवाल है, ये शराब के यहाँ ठेके चलते हैं, फैक्ट्रियाँ हैं और उनका अवैध जो है व्यापार होता है और वो जो है एक संसाधन बना हुआ अपने तरीके से। ये किस तरह की समस्या है, इसके बारे में जी आपको बता दूं कि मतलब आप पिछले 5 साल का ही, ज़्यादा नहीं, अभी साल भर का ही इतिहास उठाकर देख लीजिए। धार पुलिस ने जो कार्रवाई की है अवैध परिवहन पर, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे जो कार्रवाई की है वो करोड़ों रुपए की शराब पे कार्रवाई की है, जो कि अवैध ट्रांसपोर्टेशन होके गुजरात की ओर जा रहा था, जिसमें जो शराब है वो अलग अलग ब्रांड की थी। और ये जो अवैध परिवहन का कारोबार है वो हजारों करोड़ों का कारोबार है। और उस कारोबार से जो है निश्चित तौर पे यहाँ से लेके गुजरात तक के युवा जुड़े होंगे, निश्चित तौर पे लोग यहाँ से उस कारोबार से जुड़े होंगे। तो ये जो कारोबार है ये भी युवाओं को जो है वो अपनी चपेट में ले रहा है। और ये अवैध व्यापार जो है 3 से 4 फैक्ट्री हमारे धार जिले में भी है, और इसके अलावा भी और कहीं दिल्ली से या हरियाणा से या इधर से आती हुई अवैध ट्रांसपोर्टेशन की जो ट्रक हैं उनको पुलिस पकड़ती है, या आबकारी अमला कभी कभी कार्रवाई कर लेता है, वो भी पकड़ते हैं। और ये जो अवैध शराब का कारोबार है वो यहाँ की राजनीति पे भी फर्क डालता है और यहाँ के लोगों के जीवन पर भी फर्क डालता है। आप सारे लोगों ने कहा कि रोजगार वाला सवाल एक बड़ा सवाल है, संकट है। तो ये जो पूरा अवैध कारोबार चल रहा है शराब का, क्या माना जब बच्चे मजबूरी में उसमें आते हैं क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं होता है, और तब जो है इस तरह के अवैध कारोबार में, इस तरह के धंधे में शामिल है? शिक्षा का अभाव है, सबसे बड़ी बात है। शिक्षा के अभाव के कारण अगर उनके पास रोजगार नहीं है तो कोई भी अवैध धंधा करने लगेंगे, इसीलिए वो लोग इस पूरे धंधे में पड़ जाते हैं। तो ये अब मैं अगर 5 सीटों की बात करूं, क्योंकि बाहर के लोग ये भी जानना चाहते हैं, 7 सीटें हैं, 7 में जो अभी राजनीतिक स्थिति है वो कैसे क्या बन रही है, किसके पक्ष में कितनी सीटों के हिसाब से? अभी बात करें तो कांटे की टक्कर है हमारे यहाँ। हम ये नहीं बता सकते कि ये सीट इसको, वो सीट उसको, लेकिन जैसे पिछली बार हमारे यहाँ पहले 6-1 आई थी, लेकिन उपचुनाव हुए, उसके बाद जो है 5-2 हो गई। तो अब की बार जो वो हालात है वो नहीं है। अब की बार बिल्कुल कांटे की टक्कर है कि 4-3, 3-4 इस तरह की जो स्थितियाँ बन रही है वो बिल्कुल इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आप इनकी बात से सहमत हैं कि आपका कोई दूसरा नजरिया है? नहीं, मैं सहमत हूँ, क्योंकि इस बार जो है वो दोनों ही दल पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, अपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप की जीत बता रहे हैं कि हम 70,000 से जीतेंगे, 80,000 से जीतेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है इस बार। ये आप बताइए। दोनों ही पार्टियों के लिए इस बार का मुकाबला बहुत कड़ा है धार जिले में, एकदम कांटे का है, कोई एक तरफा नहीं है। नहीं है, भीतरघात सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे दोनों ही पार्टियों के लिए। किसी एक पार्टी, ये बागी कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं, दोनों पार्टियों में है, दोनों पार्टियों में। और एक कितनी सीटों पे बागी इस तरह से करीब? कम से कम 4 सीटों पे हैं। 4 सीट पर? अच्छा जी। आप अगर 7 सीटों में अगर कहा जाए तो क्या तस्वीर? अभी जैसे कल शाम तक कुछ अगर फार्म उड़ जाते हैं, कल आखिरी दिन है, अगर कोई फार्म उठते हैं तो सीटों में कुछ बदलाव हो सकता है। नहीं तो जो बागी लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज तो करने वाले हैं, क्योंकि बागी भी जो खड़े हुए हैं वो मजबूत लोग खड़े हुए हैं, जो कि पिछली बार से चुनाव की तैयारी वर्षों से कर रहे थे, वो भी पूरे 3 साल से लगे हुए थे, और उन्हीं लोगों के टिकट
नहीं मिलने के कारण वो बागी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित तो करेंगे। हालांकि स्थिति प्रदेश में खराब है, धार जिले की तो ठीक है, लेकिन प्रदेश में भी खराब है कि जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ था वो अभी गिरा है। तो पूरी स्थिति अगर देखा जाए ओवरऑल तो प्रदेश में भी जो है, मध्य प्रदेश में जो है सरकार गिर सकती है अगर, क्योंकि अभी इतना क्लियर नहीं है, 50-50 का रेशो अभी एग्जिट पोल में आ रहा है। लेकिन हालांकि अभी बागियों का क्या है, कल शाम तक अगर फॉर्म उठते हैं तो कुछ सीटें बच सकती है, नहीं तो मुश्किल है। रेणु जी, हम अब आखिरी सवाल ही करीब करीब है। ये आप कह रहे जितनी समस्याएं आप लोग गिनाए हैं, और ये बड़ी समस्या है, बड़ा सवाल है, और ये आज से नहीं पिछले 5, 10, 15, 20 सालों से होगा। तो लगातार बीजेपी की सरकार भी बन रही है, तो कैसे दोनों चीज़ें साथ चलें? समस्याएं भी बनी हुई हैं और सरकार भी आती है, जिताते भी उन्हीं कैंडिडेट को, ये क्या मसला है? लोगों का जो है कि जब ये जो आदिवासी बाहुल्य जिला है, पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है भाजपा के लोगों ने एक अच्छा वर्ग जो है इनके साथ जुड़ा है, तो लोगों का जो विश्वास है वो जमा हुआ है। तो लोग जब वोट देने जाते हैं तो कमल का कैंडिडेट नहीं देखते हैं, वो कमल का फूल या कांग्रेस, तो अपनी समस्याएं भी भूल जाते हैं, वो अपनी समस्या भी भूल जाते हैं और पार्टी पे विश्वास करते हैं। और खासकर जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी वहाँ से जो है वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और यही जो है आप सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय रहता है, भूखे पेट होंगे लेकिन काम कुछ नहीं हुआ होगा, अस्पतालों में हम मर रहे होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही होगी, शिक्षा नहीं होगी, वो चलेगा, रोजगार नहीं होगा, वो चलेगा, लेकिन हमने जो सोचा है कि हम इसको वोट देंगे तो उसी को वोट देंगे। ये वर्मा जी, ये क्या बोल रही हैं? मतलब क्या ये तस्वीर यही है या बदलेगी? लगभग वही है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं एंड टाइम पे जो है ढुल मुड़ जाता है। लेकिन इस बार जो हुआ है कि 10 साल में तो शिवराज जी ने अच्छा काम किया, लेकिन अभी लास्ट में जो फ्री की रेवड़ी बांटी है, तो कहीं ना कहीं जिनको फ्री में बट रहा है उनको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिनके जेब से लेके उनको दिया जा रहा है, अब वो लोगों को समझ में आया है। तो इस बार लोगों की एक ही पीड़ा है कि जो फ्री का बांटा है, तो मध्यम वर्गीय को तो वो फ्री का नहीं मिलने वाला, फ्री का उन्हीं को मिल रहा है जिनको फ्री का गेहूँ मिल रहा था, उन्हीं को लाडली बहना का योजना मिल रहा है, उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही, उन्हीं को संबल कार्ड मिल रहा, उन्हीं को सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन मध्यम वर्गीय को कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग इस बार असंतुष्ट है कि इस तरह से आखिरी में जो अभी प्रदेश सरकार ने जिस तरह से फ्री वाला जो फंडा चालू किया, तो कहीं ना कहीं किसी की जेब से निकाल कर ही वो दिया जा रहा। अगर आपने आज टंकी 950 रुपये की कर दी है और पहले 1170 की दी है, तो 950 की आज क्यों करना पड़ी? ये पिछली पहले ही कर देना थी। इस कारण से महंगाई का मुद्दा है कि गुजरात में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सीएनजी जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं भरवाने, तो धार में मध्य प्रदेश में वो 95 रुपये किलो मिल रही है और गुजरात में वो 74 रुपये किलो मिल रही है, जबकि दोनों जगह सरकार बीजेपी की है। तो 21 रुपये का फर्क पर लीटर में, जबकि शराब बिकती है मध्य प्रदेश में और शराब नहीं बिकती है गुजरात में, बावजूद वो काली कमाई के बावजूद भी वहाँ 21 रुपये सीएनजी कम है। इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश में टैक्स के नाम पर, एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, वाणिज्य कर के नाम पे एक लूट खसूट पड़ी हुई है। ये सब अब जनता को समझ में आ गई है। तो अगर सरकार ने इस तरह से हरकत की है तो शायद इसका खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब देखिए, बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। जो तस्वीर आपके सामने आई, तो जो रेणु जी ने जिसकी शुरुआत की थी कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ अस्पताल में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, यहाँ स्किल लेबर नहीं डेवलप हो रहा है, बच्चे परेशान हैं, अवैध कारोबार शराब का हो रहा, तमाम समस्याएं जो बेसिक हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, जो परमानेंट बनी हुई हैं, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आखिरी मौके पर लोग जो है कुछ अगर घोषणाएं हो जा रही सरकार की तरफ से, या कहा जाए यहाँ तक कि इनका कहना है कि अपनी समस्याएं भूल करके वो क्या चीज़ है जो वोट देने के लिए मजबूर कर देती है। अब एक राहत से अपने तरीके को समझना होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ काम कर रही है। बहरहाल एक बड़ा मसला है जिसको कहिए तो जो यहाँ के लोग हैं शायद और नज़दीकी से इसको समझ सकें, लेकिन ज़रूर ये पूरा इलाका जो तमाम समस्याओं से ग्रस्त है, और उसका कम से कम जो 18 साल से अभी शिवराज की सरकार है उसने निदान नहीं किया, और उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी उस दिशा में बहुत ज़्यादा कुछ कारगर प्रयास नहीं कर सकी, और जनता जो है किसी दूसरे भुलावे पर वोट कर रही है। यही यहाँ की हकीकत है। बहरहाल हमको इजाज़त दीजिए। धार से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।